students, I am Dr. Nilesh Sawant and I am back with the second lecture on the topic heredity and evolution. So माझ्या मित्रांनो आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलं होतं की हेरिडिटरी आणि व्हेरिएशन काय आहे अँड ह्याचे जे कॉन्सेप्ट्स आहेत जेनेटिक्सचे ते कोणी कोणी डेव्हलप केले, कुठले थिअरीज, एक आपण दोन थिअरीज बघितले होते. म्युटेशन थिअरी जी दिली होती ह्युगो डी वॅरिसने अँड वाल्टर एंड सटन ने क्रोमोसोम्स स्टडी किए थे फॉर ग्रासहॉपर्स. ठीक है, सो हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या है. नाउ फ्रॉम द इफ यू एनालाइज अ सेल बनता है बेसिक इन चीजों से, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. उसमें जो बेसिक केमिकल्स है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, देन यू हैव प्रोटीन्स, you have lipids, you have proteins, lipids, carbohydrates, you have nucleic acids and we have vitamins. अब वैसे मिनरल्स, पानी ये भी है, बट ऑब्वियसली दे कांट बी द जेनेटिक मटेरियल बिकॉज वो कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते. सो तुम्हारे चैप्टर के फर्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन है कि which of the which part of a cell is responsible for passing of hereditary characters. ठीक है, तो obviously that is chromosomes जो हम बोलते हैं. क्रोमोसोम क्या है वो सब हम देखेंगे. वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए से ही बनता है. अब पता कैसे चला उन्हें न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल है. उसमें भी न्यूक्लिक एसिड डीएनए है, आरएनए है. नाउ टू बी फैक्ट, मैं फैक्ट बता देता हूं पहले. सो फर्स्ट फैक्ट इज दैट कि ऑलमोस्ट ऑल द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोकैरियोटिक, अब सबको पता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है. ये दो टाइप के सेल्स है, हे दोन प्रकारचे सेल्स असतात. प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या, जैसे बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रहा होता है. यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन के अंदर, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेसिफिकली रखा जाता है. सो इसलिए हम इन्हें यूकैरियोटिक, यू मींस न्यू, कैरियन मींस न्यूक्लियस. तो जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, जेनेटिक मटेरियल एक बोल सकते हैं ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटेक्टेड है, वो यूकैरियोटिक सेल. जिनका, अब इसको एक्चुअली हम लोग न्यूक्लियस नहीं बोलते, हम इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं. मतलब न्यूक्लियस जैसा, न्यूक्लियोइड बोलते हैं. वी डोंट कॉल प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है. प्रो प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस. प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले सेल्स मतलब ये, तो उनमें जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही तैरता हुआ या घूमता हुआ मिलता है. यहाँ पे नहीं, ये साइटोप्लाज्म है बट न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन में मिलता है. तो मेजॉरिटी सभी यूकैरियोट्स एंड मेजॉरिटी ऑफ प्रोकैरियोट्स में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल पाया गया है, पर आरएनए भी सम वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल जैसा काम करता है. क्लासिक एग्जांपल HIV वायरस, करंट वाला सार्स कोविड वाला SARS-2 दैट इज कोविड-19 वायरस, उसमें भी आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल होता है. जेनेटिक मटेरियल मतलब जो उस सेल के फंक्शनिंग को या उसके कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है. सो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल. पर ये पता कैसे चला कि भाई यही जेनेटिक मटेरियल है और कोई दूसरा नहीं है? तो वही हम देख रहे हैं आज के इसमें कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सो इसकी शुरुआत सबसे पहले की थी फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने. ये नाम तुम्हारे टेक्स्ट में नहीं है बट शुरुआत उससे हुई है. तो मैं उसका एक्सपेरिमेंट शॉर्ट में बताता हूं. तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ, शायद तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा. फ्रेडरिक ग्रिफिथ की जब हम बात करते हैं, इसने अब ये कुछ मैं तुम्हें नोट्स मैनर में
यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, और वैसे भी तुम्हें ये है नहीं, तुम्हें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है ये कैसे हुआ। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पे उसने एक बैक्टीरिया लिया, दैट वाज स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस का मतलब स्पेरिकल, स्ट्रेप्टो मींस स्ट्रिप। तो बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल का होता है पर ये ग्रुप में रहता है। ग्रुप में मतलब ऐसा ग्रुप में दे अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिप, एक डोरी जैसे या एक बोल सकते हैं एक थ्रेड जैसे, वो एक लीनियर पैटर्न में। सो इसलिए हम उनका नाम दिया है स्ट्रेप्टोकोकस। ये अपने थ्रोट इन्फेक्शन, खांसी के लिए जिम्मेदार है। इन्फेक्शन जहाँ पे पस होता है स्ट्रेप्टोकोकस, और एक और होता है ग्रुप ऑफ स्टेफाइलोकोकस। ये दो बैक्टीरिया ज्यादातर इन्फेक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। सो उसने ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोने। अब मतलब देखा जाए तो इस बैक्टीरिया के दो टाइप्स आते हैं। एक जिसे अपन बोलते हैं एस स्ट्रेन। एस का मतलब स्मूथ स्ट्रेन, मतलब भी इस बैक्टीरिया के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, इसलिए हम इसे स्मूथ स्ट्रेन कहते हैं। और ये है आर स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब किस्म, टाइप, एस टाइप, आर टाइप, तो स्ट्रेन है। सो इसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं होता, बट ये बैक्टीरिया है। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि फर्स्ट केस, अब देखो मैं यहाँ पे माइस निकाल रहा हूँ शॉर्टकट में, ये एक माइस है। उसने पहले क्या किया, एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया इस माइस में इंजेक्ट किया, माइस मर गया। क्योंकि कैप्सूल की वजह से होता क्या है, कैप्सूल की वजह से ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाता। ऑब्वियसली इसके कारण इस चूहे को निमोनिया हो गया, निमोनिया से चूहे की मौत हो गई। ओके, नेक्स्ट दूसरा चूहा लिया, उसमें उसने आर स्ट्रेन, यहाँ पे आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया इंजेक्ट किया। अब आर स्ट्रेन इंजेक्ट करने के कारण उसके ऊपर तो कोई कैप्सूल नहीं है, चूहे के पास भी डब्ल्यूबीसी, चूहा भी मैमली है, वो उसके पास भी डब्ल्यूबीसीज है, उसने एंटीबॉडीज बनाए, उसके डब्ल्यूबीसीज ने उस बैक्टीरिया को मार दिया, उसको कुछ नहीं हुआ, ये बैक्टीरिया अलाइव था, जिंदा है। या ये मतलब सॉरी, वो माउस जिंदा था, उसे निमोनिया नहीं हुआ बिकॉज उसकी इम्यून सिस्टम ने उससे लड़ लिया। ओके, फिर उसने क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन है उसको हीट ट्रीट किया, हीट ट्रीटेड रादर एस स्ट्रेन। अब गर्म करने से क्या होगा, इसका ये जो कैप्सूल है वो टूट गया होगा, ठीक है। शायद उस क्लस्टर ऑफ बैक्टीरिया से कुछ मर गए होंगे, बट कुछ तो जिंदा थे। हमने सिर्फ इतना ही हीट किया, मारना नहीं है बैक्टीरिया को, इतना ही हीट किया ताकि उसका ये कैप्सूल डिस्ट्रॉय हो। तो हीट ट्रीटेड एस स्ट्रेन को जब माउस में इंजेक्ट किया उसने, तो लकीली व्हाट ही फाउंड वाज कि माउस वाज अलाइव, क्योंकि गर्म कर देने से उसका जो कैप्सूल है वो टूट गया, एंड कैप्सूल ही नहीं है, तो अब इस माइस में के भी जो डब्ल्यूबीसीज है वो उससे लड़ सकते हैं, एंड वो ऑब्वियसली इसके कारण उसको निमोनिया हुआ नहीं, एंड इसलिए माइस जिंदा था। अब तुम देख सकते हो ये दोनों केसेस में माइसेस वर अलाइव। सो अब उसने एक लास्ट एक किया, उसने जिंदा आर स्ट्रेन, मतलब जिंदा आर स्ट्रेन में ये हीट ट्रीटेड, जिनको गर्म किया है, एस स्ट्रेन, हीट ट्रीटेड एस स्ट्रेन को जब मिक्स करके डाला एक चूहे में। नाउ ही वाज एक्सपेक्टिंग कि ऑब्वियसली चूहा जिंदा मिलेगा, क्योंकि देख सकते हो आर स्ट्रेन में जिंदा था, हीट ट्रीटेड के वक्त भी क्या था, जिंदा था। अब वही दो तो लिए हैं मैंने, तो एक्सपेक्टेशन था कि ये भी जिंदा रहेगा, बट टू हिज सरप्राइज दिस माइस वाज डेड। ये चूहे को निमोनिया हो गया है, चूहा उस निमोनिया से मर गया। अच्छा, ये तो सरप्राइज भी शायद उसको कम लगा होगा। जो दूसरा सरप्राइज था वो ये था कि जब उसने इस चूहे का खून टेस्टिंग करने के लिए लिया, चूहे का खून टेस्टिंग करने लिया, टू हिज सरप्राइज सारे उसको एस
स्ट्रेन जिंदा मिले, मतलब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया उसके खून में थे। ही वॉज सरप्राइज्ड कि जिंदा तो और कोई आर स्ट्रेन नहीं था, कोई आर स्ट्रेन बैक्टीरिया उसके खून में नहीं मिला। जो बैक्टीरिया मिले सब एस स्ट्रेन मिले, जबकि उसने जिंदा वाले तो आर डाले थे। और हीट ट्रीट करके मतलब ये थोड़े अधमरे होंगे इन दैट केस। फ्रॉम दिस उसने कंक्लूजन निकाला कि इस हीट ट्रीटेड एस स्ट्रेन ने कुछ तो भी इसको पास ऑन कर दिया है, जिसके कारण आर स्ट्रेन वाले ने भी अपने अराउंड कैप्सूल बनाना सीख लिया। कुछ तो भी इन अधमरे बैक्टीरिया से इस आर स्ट्रेन ने उठा लिया है, जिसके कारण इसमें अब कैप्सूल बनाने की टेंडेंसी आई है। और इसी कारण एक्चुअली जो तुम्हें एस स्ट्रेन मिल रहे हैं वो आर ही थे, बट जिन्होंने कैप्सूल अपने ऊपर डेवलप किया है। तो इस हीट ट्रीटेड बैक्टीरिया से जो चीज यहां गई है उसको उसने टर्म दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब बदल देना, परिवर्तन करना, एंड प्रिंसिपल मतलब वो चीज। सो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, पर वो क्या था ये एग्जैक्टली उसको कभी मिला ही नहीं, या अगर उसको कभी रिसर्च उसके आगे गया ही नहीं। बट इस एक्सपेरिमेंट से साइंस फ्रेटर्निटी में एक होड़ मच गई, they means all started competing to find out what was that transforming principle। और इसी के रेस में जो नाम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है, ये एक्सपेरिमेंट जो अगला एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूं वो दिया था 3 साइंटिस्टों ने मिलकर, दैट वाज एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लॉड। ठीक है, एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लॉड एक्सपेरिमेंट हम इसे कहते हैं। इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा दोहराया बट अलग तरीके से। अब इन्होंने पहली बार डीएनए इस शब्द का इस्तेमाल किया। क्यों, कैसे, तो देखो, तो उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है वो लिया, इसको हीट किल किया, इसको हीट किल मतलब इतना ही गर्म करो कि उसका कैप्सूल टूट जाए, अंदर का बैक्टीरिया जिंदा चाहिए। सो टेम्परेचर उन्होंने वैसे किया, एंड फिर उस बैक्टीरिया को उन्होंने एनालाइज किया और उसके सारे केमिकल्स आइसोलेट किए। तो उसमें से जितने सारे कार्बोहाइड्रेट्स थे वो उसने सेपरेट किए, देन उसके अंदर जितने प्रोटीन्स थे वो भी उन्होंने सेपरेट किए, किसके, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से। ठीक है, देन जो भी लिपिड मॉलिक्यूल्स थे वो उन्होंने उस सेल से आइसोलेट किए, विटामिन्स जो भी थे वो भी उसने आइसोलेट किए, आरएनए सेल में होते हैं वो आइसोलेट किए, एंड डीएनए वो भी उसने सेपरेटली निकलवा लिया। तो उसने इस बैक्टीरिया के सारे केमिकल्स सेपरेट किए। सो ये सारे केमिकल्स उसको मिले। पानी वो तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोई मतलब क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जो सेल की बनावट होती है वो इन चीजों से ही बनती है और कोई चीजों से नहीं बनती। अब उसने क्या किया, जो भी सपोज 15-20 कार्बोहाइड्रेट्स उसको सेल में से मिले, तो वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स उसने आर स्ट्रेन में डलवाए, आर स्ट्रेन के लाइव बैक्टीरियाज में वो इंजेक्ट किए। क्योंकि देखो ग्रिफिथ का मानना यह था कि एस स्ट्रेन ने कुछ तो दिया है आर को, और इसलिए आर वाले ने अपने अराउंड कैप्सूल बना लिया। सो उसने क्या किया, जितने कार्बोहाइड्रेट्स मिले तो अलग अलग उसने बैक्टीरिया को कल्चर किया, ये एक बैक्टीरिया उसमें से उठाया, उसमें ये कार्बोहाइड्रेट इंजेक्ट किया और देखा कि क्या ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल रहा है कि नहीं। तो इन तीनों ने वो किया, तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई सक्सेस नहीं हुआ, मतलब आर स्ट्रेन में कोई बदलाव नहीं हुआ, उसके अराउंड कोई कैप्सूल नहीं बदला। तब उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि कार्बोहाइड्रेट वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। सेम जो प्रोटीन्स मिले
वो सारे प्रोटीन्स उन्होंने आर स्ट्रेन के अंदर डलवाए, इंजेक्ट किए, जो जो प्रोटीन्स मिले उन्हें इस सेल से वो उसने आर स्ट्रेन में डलवाए, एंड आर स्ट्रेन में डाला तो भी कोई सक्सेस नहीं था। अच्छा, जितने लिपिड्स उसको मिले वो भी ट्राई करके उसने देखे, आर स्ट्रेन में स्टिल नो सक्सेस। विटामिन के साथ भी सेम था, स्टिल नो सक्सेस। उन्होंने आरएनए डलवा के देखे उस आर स्ट्रेन में, स्टिल नो सक्सेस। बट जब इन्होंने इसका डीएनए उसके डीएनए में ऐड किया, मतलब उन्होंने इस डीएनए के पीसेस किए, वो डीएनए के मतलब डायरेक्ट डीएनए भी डलवा के देखा, तो आगे बताता हूं, एंड आर स्ट्रेन में डाला, सो व्हाट दे सॉ वाज इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड to S strain। अच्छा, to confirm this उन्होंने फिर क्या किया, डीएनए को एक एंजाइम के साथ ट्रीट कर दिया, डीएनएज। तो नाम में मीनिंग है डीएनए को तोड़ने वाला, ये डीएनए को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। मतलब ये डीएनए अगर टूट गया तो अब वो हेरिडिटरी और वेरिएशन दिखाने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसका स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और अब ऐसा टूटा हुआ डीएनए अगर मैंने आर स्ट्रेन में डाला, देयर वाज नो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वो आर स्ट्रेन वैसा ही था, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ। बट जब ओरिजिनल डीएनए उसमें डलवाया तब वो ट्रांसफॉर्म होके, मतलब उसने कैप्सूल बना लिया एंड वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। इससे ये साबित होता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बाकियों में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिला। जब डीएनए को डिस्ट्रॉय करके उसके पीसेस या जो भी उसके फ्रैगमेंट्स थे वो डाल दिए तब भी उसमें कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब जब डीएनए इंटैक्ट है और जब उसमें डाला तब वो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। मतलब रफ, मतलब जिसके ऊपर कैप्सूल नहीं था वो बैक्टीरिया, उसने भी अपने अराउंड कैप्सूल बना लिया। इससे साबित होता है डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। सबको समझा है? सो एवरी मैकार्टी मैक्लोड एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल था या है, रादर जो हम बोल रहे हैं। और आज सिर्फ हम इतने पे रुके नहीं हैं, हम लोगों ने ये डीएनए, तो इस वीडियो में हम लोग फटाफट देखने वाले हैं डीएनए का केमिकल कंपोजिशन भी कैसे होता है ना। एक और नाम दिया है जेकब एंड मोनाड, जिसने बताया कि डीएनए पे जीन्स कैसे काम करते हैं। उन्होंने कंसेप्ट निकाला, मतलब दे गेव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लैक ओपेरॉन। ये तुम 12वीं में पढ़ोगे, बुक में नाम नहीं है, सिर्फ सुन लेना। ओपेरॉन मतलब सेट ऑफ जीन्स दैट रेगुलेट लैक, यहाँ पे लैक्टोज का मतलब होता है, लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज, सेट ऑफ जीन्स दैट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। मेटाबॉलिज्म का मतलब है पचाना, यहाँ पे इस टर्म में बात कर रहा हूं। मेटाबॉलिज्म के दो अर्थ होते हैं, या तो छोटी छोटी चीजों से बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज बनाना, या तो कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़कर स्मॉलर चीज, यहाँ पे तोड़ना है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना है। सो सेट ऑफ जीन्स, क्योंकि ये जीन्स बनाते हैं एंजाइम्स, सादी भाषा में वो एंजाइम्स आके लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेंगे। तो वो पूरा मेथड कैसा होता है, वो जीन कैसे एग्जीक्यूट करता है, ये हमें आगे सीखने, क्योंकि अपना नेक्स्ट टॉपिक ही वही है जीन रेगुलेशन में। तुमने देखा है नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। तो वो समझने के लिए पहले अपने को जेनेटिक मटेरियल समझना पड़ेगा। तो हम फटाफट आज के इसमें हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल और उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। सो ठीक से देखो कैसे होता है। डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म देखो, इट इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत लंबा मॉलिक्यूल है, मतलब तुम अगर मैं डीएनए का बताऊं तुम्हें, इंसान का कोई भी सेल ले लो, उसका
न्यूक्लियस। अब तुम समझ सकते हो इंसानी सेल पहले कितना माइक्रोस्कोपिक है, तुम देख सकते हो क्या डायरेक्टली बाय नेकेड आईज, नहीं, उस माइक्रोस्कोपिक सेल में उससे छोटा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में रफली 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। एक सेल के अंदर 2 मीटर्स रफली। अगर हम अपने हैंड स्ट्रेच करें, ये मिडिल फिंगर से लेकर ये जो डिस्टेंस है टिल दिस मिडिल फिंगर, रफली वो 2 मीटर्स तक होता है। मतलब एक सेल में इतना डीएनए है, 2 मीटर लंबा डीएनए है अपना, 2 मीटर। और कुछ बुक्स में 1.8 to 2 दिया है, कुछ बुक्स में 2 to 2.2 मीटर दिया है, इसलिए मैंने बीच में 2 मीटर बोल दिया क्योंकि एवरेज है, ठीक है। बुक्स टू बुक्स में डेटा थोड़ा बहुत वेरी मिलेगा। सो एक इंसानी सेल के अंदर 2 मीटर, मतलब तुम सोचो एक तो माइक्रोस्कोपिक सेल है, इतना लंबा डीएनए इतनी सी छोटी सी जगह में कैसे भरकर रखा होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका एक क्लियर कट एग्जांपल है। पतंग तो सबने उड़ाई है, मांझा है सबके पास। अब वो रील के ऊपर देखो बहुत सारा मांझा लपेटा हुआ है। अगर मैं वो रील खोल दूं, सपोज वो जो उसका एक्टिव है वो लेके मैं चलूं, कम से कम मैं बोलूं 1.5 किलोमीटर लंबा थ्रेड तो जरूर होगा, 1000 मीटर, किसी के पास ज्यादा भी होता है, ज्यादा लेंथ। मतलब देखो 1000 मीटर लंबी वाली चीज मैंने इतनी सी चक्री जिसे अपन कहते हैं उसके अंदर मैंने रोल किया है। मतलब तुम देख सकते हो इतने लंबे थ्रेड को मैंने कॉइल करके किसी जगह में भरा है। यही डीएनए के साथ भी है। सेल के अंदर भी जो न्यूक्लियस होता है बहुत छोटा है, तो इतनी छोटी सी जगह में इतना लंबा डीएनए जो कि 2 मीटर है कैसे रह लेता है, तो उसके लिए भी कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग लगेगी। बट बिफोर वो कैसे होता है जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा, हम इस वीडियो में देखते हैं डीएनए बनता कैसे। तो डीएनए टेक्निकली एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉलीमर वो मैक्रो का मतलब बड़ा, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जो मोनोमर, रिपीटिंग मोनोमर यूनिट से बनता है। मतलब एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, इसका एग्जांपल अगर हम देते हैं ग्लाइकोजन ले लो, स्टार्च ले लो, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। जब ऐसे 2000 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लगते हैं, तब एक अमाइलोज इज अ टाइप ऑफ स्टार्च, ठीक है। 2000 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब लगेंगे तो वो एक 2000 की चेन को हम अमाइलोज या स्टार्च बोलते हैं। ऐसे अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का एक फॉर्म है, उसमें भी देखो मतलब बेसिक मॉलिक्यूल एक ही है, बट ये बार बार रिपीट हुआ है, तो इसे हम पॉलीमर कहते हैं। वैसे ही डीएनए भी एक किस्म का नेचुरल पॉलीमर है, एंड इट्स अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट्स अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब तुम्हारा दूसरा सवाल होगा सर ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है हम वही देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड बनता है 3 कंपोनेंट्स। क्या? पहला शुगर, मतलब डीएनए में भी खुद शुगर कार्बोहाइड्रेट है, और इसकी शुगर का नाम यही है, दैट इज डीऑक्सी राइबोज। ये शुगर होती है जो कि एक 5 कार्बन की शुगर होती है, लाइक दिस। तो पेंटावन जैसा वो दिखता है उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट उसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप होता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। एंड थर्ड कंपोनेंट जो होता है वो होता है नाइट्रोजन बेसिस। अब ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ये 2 टाइप के होते हैं, प्यूरीन्स जो कि डबल रिंग होते हैं, ये 6 कार्बन की रिंग और 5 कार्बन की, एंड पिरिमिडिन्स की जब हम बात करते हैं ये सिंगल रिंग कंपाउंड्स होते हैं। प्यूरीन्स 2 टाइप के होते हैं, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। जबकि पिरिमिडिन डीएनए में 2 होते हैं, थाइमीन एंड साइटोसिन, थाइमीन और साइटोसिन। सबको समझा? तो टेक्निकली न्यूक्लियोटाइड 4 होते हैं। मतलब कैसा? देखो, अब देखो ये जो शुगर है, सॉरी नेक्स्ट मिनट जरा,
तो ये जो शुगर है ये अपने फर्स्ट कार्बन से इन चारों में से एट अ टाइम कोई एक, सपोज एडेनिन, अब उसको दिखाने के लिए मैं दो सर्कल दिखा रहा हूं क्योंकि एडेनिन इज टू रिंग, तो मैंने वो किया है। एंड इसके फिफ्थ कार्बन को फॉस्फेट ग्रुप लगता है। सो फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड एनी वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस, इन ट्रायो को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर मैंने फॉस्फेट हटा दिया तो हम इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। सो सिंपल, न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें, सो इट कंसिस्ट ऑफ शुगर, फॉस्फोरस प्लस नाइट्रोजन बेस, मैंने बेस लिखा है मतलब कोई एक। और न्यूक्लियोसाइड की जब हम बात करते हैं, ये जरूर क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, इट इज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, मतलब इसमें फॉस्फोरस नहीं है, इसमें फॉस्फोरस नहीं होता। सो न्यूक्लियोटाइड है, तो देख सकते हो ना ऐसे चार हो सकते हैं कि फॉस्फोरस, शुगर और ग्वानिन, नेक्स्ट phosphorus, sugar, thymine and phosphorus, sugar and that will be cytosine. So technically ये चार मॉलिक्यूल्स लगकर एक चेन में लगकर डीएनए बनाते हैं। आरएनए में आरएनए के कंपोनेंट्स भी हम देखेंगे, तो फटाफट वो भी देख लेते हैं और पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और आरएनए का फिर मैं डिफरेंस बताऊंगा। स्ट्रक्चर में होता क्या, होप सो सबको ये समझा है। सो मैं ये फटाक से रब कर देता हूं। नाउ डीएनए बनता कैसे है, फटाक से देखेंगे। सो डीएनए की अगर हम बात करें, डीएनए एक हेलिकल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। डीएनए एक हेलिकल सा स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। और ये तो ये दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लाइक दिस। सो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब ये जो शुगर है और फॉस्फोरस, ये अल्टरनेटली यहां होते हैं, शुगर फॉस्फोरस, शुगर फॉस्फोरस, ठीक है, शुगर फॉस्फोरस। यहाँ पे भी शुगर है तो यहाँ पे भी शुगर होगा, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे शुगर, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे शुगर, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे नेक्स्ट शुगर। तो होता क्या है, सब देख सकते हो, फॉस्फोरस शुगर, शुगर को नाइट्रोजनस बेस, तो शुगर के नाइट्रोजनस बेसेस आपस में बॉन्ड करते हैं। शुगर के जो नाइट्रोजनस बेस है वो आपस में इंटरनली बॉन्ड करते हैं और ऐसे करके एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोटाइड का। तो देखो एक न्यूक्लियोटाइड लाइक दिस, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस। अगला न्यूक्लियोटाइड नीचे होता है, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। अब होता क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े हुए रहता है। ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड नीचे मिलेगा और ये वाला पहले वाले से, तो ऐसे करके पूरी चेन, तो मैं तीन ही बता रहा हूं। एक स्ट्रैंड अगर तुम देखते हो ना, वो ऐसी जा रही है, यू कैन सी एट दिस अपेक्स, ठीक है। दूसरी स्ट्रैंड इसकी उल्टी डायरेक्शन में जाती है, डीएनए की स्ट्रैंड उल्टी डायरेक्शन में जाती है, लाइक दिस। सो नेक्स्ट वन जो है वो ऐसा मिलेगा, तो ये फॉस्फोरस इसको लगेगा इन दिस वे, एंड ये फॉस्फोरस इसको है तो ये फॉस्फोरस इसे लगेगा, ये इसको है। सो एक दूसरे में ये जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड्स तुम्हें दिख रहे हैं वो ये है, एंड जो बैकबोन है, ये जो डीएनए की स्ट्रैंड है, डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो शुगर फॉस्फोरस से बनती है। शुगर फॉस्फोरस से डीएनए स्ट्रैंड, ये नाइट्रोजनस बेसिस तुम्हें बीच में मिलते हैं। नाउ एक्चुअली डीएनए पैरेलल होता है, डीएनए पैरेलल होता है, बट वो ट्विस्टेड, ऐसा हेलिकल फॉर्म में ट्विस्टेड। मतलब याद रखो, दिखने में तुम्हें शायद लगे कि यहाँ पे वो एक मीट हो रहे, नहीं, वो ऐसे है, रादर ऐसे है, एक स्ट्रैंड ऐसी जा रही है तो एक स्ट्रैंड ऐसी, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। सो ये जो है वो एक दूसरे से ऐसे हेलिकल, तुम्हें शायद यहाँ पे जॉइंट लग रहा है, बट अगर मैं सिर्फ हाथ घुमा दूं लाइक दिस, सो यू कैन सी दे आर ट्विस्टेड। सो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कभी मिलते नहीं है, बट दे रन एंटी पैरेलल, ठीक है।
सो हमेशा जो बेस पेयरिंग होता है उसमें एक प्यूरिन हमेशा एक पिरिमिडिन के साथ जाएगा, मतलब एडेनाइन के साथ हमेशा थाइमिन जाता है, गुआनोसाइन के साथ हमेशा साइटोसिन। तो अगर इधर G है तो इधर C होगा। तो एक पिरिमिडिन हमेशा पिरिमिडिन प्यूरिन के साथ बाइंड होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, क्योंकि तुम्हारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है गिव द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, तो ये उसके लिए है। सो होप सो गाइस डीएनए का स्ट्रक्चर सबको समझा है। अगले वीडियो में हम लोग आरएनए देखेंगे एंड हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन क्या होता है ये अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गाइस, सी यू लेटर।